कि जो छात्र हैं जो 4 साल से इस इंतजार में थे, लाठियां खा रहे थे, उन छात्रों का, उन अभ्यर्थियों का भविष्य तो अब अंधेरे में दिख रहा है। पूर्णतः अंधेरे में है और पहले भी अंधेरे में था। देखिए, नौजवान इसी बिहार, ये पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के यही सरकार ने लाठी मारी है। यही उप मुख्यमंत्री हैं ना, कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि प्रश्न पत्र लीक करने पर सभी छात्रों के अकाउंट में पैसा देना चाहिए। अब अपनी बात से पलट गए तो इनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। एक भी परीक्षा हमको बताइए जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं किया हो। बीपीएससी का तो लगातार कर रहा है। अब विश्वसनीयता ही नहीं। शिक्षा मंत्री तो सदन में मंडल कमंडल पे चर्चा करते हैं, रामचरितमानस पर और रामायण पर बहस करते हैं। कहां से होगा? ये जातियों में बांट चुके हैं समाज को। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये चुनावी मूड में हैं। ये कभी भी एक टाइम फ्रेम सरकार पुष्टिकरण के लिए, आप एक समाज को संदेश देने के लिए आप एक प्रपंच करते हैं। जो रोजा इफ्तार रखेगा वो आप लोग के झूठों की जमात में आके अपना रोजा तोड़ेगा। रोजा पवित्र होता है और पवित्र जगह पे ही और पवित्र पैसे से ही वो लोग रोजा खोलता है अपने से। इस तरीके से ढोंगी पाखंडी के पास आके लोग नहीं करेगा। आप वहां राजनीतिक समीकरण बैठाए जाते हैं, वही हो रहा था। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिहार प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय है और यहाँ आए हुए हैं हम, जो बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन कुमार सिंह, उनसे बात करने और लोक जनशक्ति पार्टी का क्या कहना है जो तत्कालीन राजनैतिक घटनाएं हो रही हैं उस पर, जो शिक्षक नियमावली आई है उस पर उनसे बात करने। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरी आउट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शुरू करते हैं जो मूल समस्या है बिहार की, उससे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है उस पर। शिक्षक नियमावली आई हुई है, शिक्षक नियमावली को लेकर तेजस्वी यादव और महागठबंधन सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सबका कहना है कि बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे उनके लिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो अभ्यर्थी पहले से ज़्यादा उद्वेलित हैं, उनमें आक्रोश है और उनका कहना है कि सरकार उनको ठग रही है। इस पे आपका और आपकी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये पूरा चरितार्थ होता है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। देखिए, 2006 में ये नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती करते थे। अब पुनः कह रहे हैं कि एक आयोग बनेगा, आयोग के माध्यम से वही शिक्षक फिर से इसमें आएंगे और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या मजाक है? इसका मतलब है कि आप 2006 से जो नियोजन के माध्यम से भर्ती कर रहे थे वो अयोग्य हैं। अयोग्य शिक्षकों से आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और वही छात्र जो 90-97% मार्क्स लेते आए और अब उसका आप बाही लूटे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिहार के नौजवान को ठगने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक किए हैं। आपको मालूम है कि यहाँ से ज़्यादातर नौजवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोटा, बेंगलोर, महाराष्ट्र कहाँ कहाँ जाते हैं और वहीं कोई रोजगार कर लेते हैं। पलायन को बढ़ावा माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में ही हुआ है। और ये जो नया शिक्षक बहाली अधिनियम आई है, यह आईवॉस है, ठगने का काम है। राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री देख रहे हैं ना, नियोजन प्रक्रिया को फाड़ के रद्दी के टोकरी में फेंक दिए और मुख्यमंत्री अपना कचड़ा मलबा सब अब आगे के सरकार में फेंकना चाहते हैं। तो ये हम मानते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। काफ़ी जो STET के जो छात्र हैं वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो लगातार इससे पहले मैंने देखा कि इनके जो पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे, जो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री हैं, कई आश्वासन उन छात्रों को ये भी दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये ढोंग है, पाखंड है। अच्छा, कितने साल में अब आप आयोग बनाइएगा?
3 चरण में आप बहाली कीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा, ये बेहद शर्मनाक है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी पार्टी मानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने बात किया, जो तत्कालीन वित्त मंत्री हैं और पूर्व के जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे, उनका कहना था कि ये सारे लोग नियोजन इकाई में जाएंगे, वहाँ इनकी ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, वहाँ जाके इन सबकी नियुक्ति और नियोजन की प्रक्रिया होगी। अब जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, शिक्षा विभाग ने उस पूरी बातों को मिट्टी डाल दिया, अलग से एक नई पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दिया। अब जहाँ तक खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी जो छात्र क्वालिफाई हो चुके हैं उनकी भी परीक्षा लेगी। तो बाकी जो छात्र हैं, जो 4 साल से इस इंतजार में थे, लाठियाँ खा रहे थे, उन छात्रों का, उन अभ्यर्थियों का भविष्य तो अब अंधेरे में दिख रहा है। पूर्णतः अंधेरे में है और पहले भी अंधेरे में था। देखिए, नौजवान इसी बिहार, ये पटना की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के यही सरकार ने लाठी मारी है। यही उप मुख्यमंत्री हैं ना, कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि प्रश्न पत्र लीक करने पर सभी छात्रों के अकाउंट में पैसा देना चाहिए। अब अपनी बात से पलट गए, तो इनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। एक भी परीक्षा हमको बताइए जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं किया हो। बीपीएससी का तो लगातार कर रहा है। अब विश्वसनीयता ही नहीं है, सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है। 2006 से नियोजन के माध्यम से सरकार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रही है। यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। सरकार के पास अब कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है। चूंकि जानती है कि अब किसी भी समय चुनाव का बिगुल बज सकता है, ये चुनावी मूड में हर कोई आ चुका है, हर पार्टी आ चुकी है, तो कुछ ना कुछ बस एक छलावा, एक झूठ का लबादा ओढ़ के और जनता को ठगने का काम कर। अगर हम सरल शब्दों में इसे अपने दर्शकों तक पहुंचाएं तो क्या चंदन कुमार सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार सिर्फ एक चुनावी प्रलोभन दे रही है? बिल्कुल, सरकार अब एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से जानती है कि बिहार के नौजवानों में काफ़ी रोष है, गुस्सा है, और लगातार आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रही है। और सरकार कहीं ना कहीं, जब पूर्व इनके शिक्षा मंत्री विजय चौधरी थे उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था, उनके आवास को घेरा गया था, वो पिछले दरवाजे से निकल गए थे। और वर्तमान सरकार भी, ये तो आत्मदाह की भी वहां कोशिश हुई। यहाँ तो शिक्षा की बातें नहीं होता है। वर्तमान शिक्षा मंत्री तो सदन में मंडल कमंडल पे चर्चा करते हैं, रामचरितमानस पर और रामायण पर बहस करते हैं। कहां से होगा? ये जातियों में बांट चुके हैं समाज को। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये चुनावी मूड में हैं। ये कभी भी एक टाइम फ्रेम सरकार ने नहीं दिया है कि मैं 6 महीना के अंदर में करूंगा, मैं 3 महीने के अंदर में करूंगा। आयोग बनेगा, वो कब बनेगा वो अगली सरकार जो आएगी 2025 में वो तय करे। फिर वो मतलब ये टालने का, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ बिहार की वर्तमान सरकार खेल रही है। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं। ये नौजवान जो हैं ये सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे बिहार में। अच्छा, अभी छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, फिर वो आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, आक्रोशित हैं और तैयारी कर रहे हैं। क्या लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ खड़ी होगी इस मुहिम में उनके? हम देखिए, छात्रों के वाजिब मांग के साथ सदैव समर्थन में रहेंगे। अब आते हैं सर राजनीति पे। जब भी सर इफ्तार पार्टी होती है, पिछली बार भी जब इफ्तार पार्टी हुई तो एनडीए टूटी, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो लिए। इफ्तार पार्टी इस बार भी हुई, चिराग पासवान जो खुद को एनडीए का, आप माने या ना माने, लेकिन वो खुद को एनडीए का हिस्सा बताते आ रहे थे, उसमें शामिल हुए और कयास ये लग रहे हैं कि चिराग पासवान जाएंगे महागठबंधन के साथ। आपको क्या लगता है? देखिए, जब बिहार के 2 जिले आग से और दंगा से जल रहे हों, उस समय सरकार का पहला दायित्व है कि वहाँ शांति को स्थापित करे, कानून का राज स्थापित करे, और जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो पीड़ित हैं, उनको सहायता प्रदान करे। शासन इनका है, सत्ता इनकी है, प्रशासन इनके है, डीएम एसपी सारे इनके हैं।
रामनवमी का जुलूस निकलने से पहले रूट चार्ट तक फाइनल हुआ था, शांति समिति की बैठक तक हुई थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होना, जब देश के माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हो, तो ये लगता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित साजिश रच रही थी, जिसके मुखिया गृह मंत्री कौन है यहाँ के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गृह विभाग उनके पास है। उनका दायित्व बनता है नैतिकता के आधार पे। तो हम तो कहेंगे कि अब इतना भी नैतिकता नहीं बचा है कि वो त्यागपत्र दे दें, लेकिन साजिश की कहीं ना कहीं तो बू आती है सरकार के तरफ से। अब इफ्तार का आयोजन आपको लगता है कि यह जरूरी था? उस समय आप इसको टाल भी सकते थे, और तुष्टीकरण के लिए आप एक समाज को संदेश देने के लिए आप एक प्रपंच करते हैं। जो रोजा इफ्तार रखेगा वो आप लोग के झूठों की जमात में आके अपना रोजा तोड़ेगा। रोजा पवित्र होता है, और पवित्र जगह पे ही और पवित्र पैसे से ही वो लोग रोजा खोलता है अपने से। इस तरीके से ढोंगी पाखंडी के पास आके लोग नहीं करेगा। आप वहाँ राजनीतिक समीकरण बैठाए जाते हैं, वही हो रहा था। और चिराग पासवान जी उससे पहले, एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी इफ्तार दिए थे, उसमें नहीं जाते हैं। वहाँ भी पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते थे, लेकिन पैर छूने के लिए उनको तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर आना था। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अगर विरोध किसी का करूँगा और मैं ये मानूंगा, मुझे पूर्ण यकीन होगा कि इस व्यक्ति के वजह से बिहार पिछले 17 सालों से पीछे है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में अपराध बढ़ा हुआ है, बिहार में नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, कई तरह की समस्या हैं, देश और विदेश में बिहार की छवि धूमिल हुई है। तो मैं कभी भी पांव नहीं छूंगा, क्योंकि आपके वजह से बिहार पीछे गया है। एक तरफ मैं आपको गाली दूंगा और दूसरी तरफ मैं आपकी चरण वंदना करूंगा। ऐसे संस्कार हमारे नहीं हैं। विरोध आपसे है तो है, ऐसा नहीं है। क्या तो मेरा व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत विरोध नहीं है? अरे व्यक्तिगत और राजनीतिक विरोध ये क्या होता है? आप जनता के लिए विरोध कर रहे हैं तो जनता उनको नापसंद कर रही है, लेकिन चूंकि राजनीतिक समीकरण आपको एक ऑप्शन, एक दरवाजा आपको खोल के रखना है। तेजस्वी प्रसाद यादव को आप अपना छोटा भाई बताते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आप अपना अभिभावक, राजनीतिक गुरु बताते हैं अपने। तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे क्या समझा जाए कि मोदी जी के हनुमान अब तेजस्वी यादव के बड़े भाई के रूप में खेलेंगे राजनीति? अरे मोदी जी के हनुमान, अब क्या कहा जाए, ऐसा हनुमान आपने देखा है जो अपने ही राम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, जो नोटबंदी का विरोध करे, जो अग्निवीर योजना का विरोध करे, जो 12 जनपद माननीय कोर्ट के माध्यम से खाली कराया गया हो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करे, जो बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे पत्थर फेंकवा दे। तो कई तरह के इनके दोहरे चरित्र के वजह से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन इनके लिए उपयुक्त स्थान अभी लग रहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो लगातार, आप लोग नहीं भी मानते थे तब भी वो खुद को एनडीए का हिस्सा बताते थे। वो लगातार जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भाजपा के खिलाफ कहीं अपने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, जबकि अब वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह 40 के 40 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो वो भी अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, पिछले 2 साल में बिहार में तकरीबन 10 चुनाव हुए हैं। 10 चुनाव में ये जहाँ जहाँ अपना प्रत्याशी दिए हैं उसका जमानत भी जब्त हुआ है। हाजीपुर में तो ये खोजते रह गए, इनको कोई भी प्रत्याशी नहीं मिला। लोग इनके पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हार सुनिश्चित होती है। अहंकार इतना है इनमें कि ये गठबंधन के लिए चाहते हैं कि लोग इनके दरवाजा पे जाए, झूठ का आडंबर रचते हैं। मतलब आप समझ लिए कि एक ऐसा नेता जो फेसबुक का हो, जो ट्विटर पे रहता हो, जो प्रवासी पक्षी के तरफ बिहार आता हो, हाथ हिला के दूसरे की भीड़, बाबा चौहरमल का जो कार्यक्रम होता है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और वहाँ पर
श्रद्धालु पहुंचते हैं देश विदेश से। बाबा चौहरमल किसी एक जाति विशेष के बाबा नहीं हैं, ये हर एक जाति धर्म के हैं, सब पे इनका आशीर्वाद रहता है। उस धार्मिक अनुष्ठान में जाकर ड्रोन लेकर आप फोटो शूट कराते हैं और आप उस पर दावा कर देते हैं कि ये जो देख रहे हैं भीड़, ये तो हमारी दीवानी है, ये मेरे वोटर हैं, ये मेरे लोग हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन लगता है। इस पे हमको लगता है कि उनको राजनीतिक सलाहकार अच्छा रखना चाहिए, जो राजनीति के बारे में उनको ABCD का ज्ञान कराते रहे। हमारे गुरु भाई हैं, हमारी बहुत सहानुभूति उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे LJP के प्रवक्ता चंदन कुमार सिंह। हमने इनसे बातें की और हर उस मुद्दे पे बात की जो अभी तत्कालीन सरगर्मी में है। हमने जब इनसे अभ्यर्थियों और छात्रों के बारे में पूछा तो इनका कहना है कि ये अभ्यर्थियों के हर वाजिब मांग के साथ खड़े हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।